एपिसोड 96। सीईओ। हम गवाही दे सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपॉजिट अभय सिन्हा के ड्रॉर में था। सीईओ। हम मांग करते हैं कि आप अभय सिन्हा को निकाल दें। कंपनी को ऐसे ट्यूमर की जरूरत नहीं। अभय सिन्हा को निकालो, अभय सिन्हा को निकालो, अभय सिन्हा को निकालो। आसपास के सैकड़ों कर्मचारियों ने शालिनी गुप्ता से अभय को निकालने की मांग की। चोर सबसे नफरत करने वाले लोग होते हैं। चोर दूसरों की मेहनत से फायदा उठाते हैं और उनकी दौलत चुराते हैं, और ये चोरी हुआ पैसा कर्मचारियों की सैलरी का था। अभय ने उनका पैसा चुराया था। जाहिर है वो उससे गुस्सा थे। जब सबको अभय को निकालने के लिए चिल्लाते सुना तो किरण और पिंग वशिष्ठ ने एक दूसरे को देखा और शैतानी स्माइल दी। उन्हें पता था कि उनकी साजिश कामयाब हो गई। कंपनी में सब गुस्से में थे और अभय से नफरत कर रहे थे। यही नतीजा किरण चाहता था। वो अभय की कंपनी में इज्जत हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। किरण, भले ही कंपनी का पैसा अभय के ड्रॉर में था, इसका मतलब यह नहीं कि उसने चुराया। शालिनी ने ठंडे लहजे में कहा। अभय उसका पति था। जाहिर है उसे अपने पति की मदद करनी थी, और उसे यकीन भी नहीं था कि अभय ने पैसा चुराया होगा। शालिनी की किरण से नफरत और गहरी हो गई। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट का बेटा ना होता तो वो उसे कब का निकाल चुकी होती। सीईओ। कंपनी के सब लोगों ने देखा कि अभय ने पैसा चुराया। हम मांग करते हैं कि आप उसे निकाल दे। किरण ने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से कहा। उसने मैं की जगह हम कहा ताकि कंपनी के कर्मचारियों को शामिल कर सके। अगर मैं अभय को नहीं निकालूं तो? शालिनी ने तंज कसते हुए पूछा। क्या मजाक है? अभय उसका पति था और ये लोग चाहते थे कि वो अपने पति को निकाले। ये तो मरने की तैयारी कर रहे थे। उसने फैसला कर लिया था कि अगर किरण को निकालना पड़े तो भी वो अभय को नहीं निकालेगी। सबसे बुरा हाल ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट नाराज हो जाए। बेचारा किरण नहीं जानता था कि वो अभय को फंसाना चाहता था, लेकिन मुसीबत में वो खुद पड़ने वाला था। सीईओ। अगर आप अभय को नहीं निकालेंगी तो ये नाइंसाफी होगी। ऐसी कंपनी में रहने का कोई फायदा नहीं जहां भविष्य न हो। अगर आप अभय को नहीं निकालेंगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। सही कहा ना सब लोग? किरण को पता था कि अकेले वो शालिनी को धमकी नहीं दे सकता। उसे भीड़ का इस्तेमाल करना था। कंपनी किसी एक की नहीं, सबकी होती है। अगर सबने इस्तीफा दे दिया तो हिम शिखर कॉर्पोरेशन तुरंत दिवालिया हो जाएगी। सीईओ। मैं भी मांग करता हूं कि आप अभय सिन्हा को निकाल दें। अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पिंग वशिष्ठ सबसे पहले खड़ा हुआ और किरण की बात का समर्थन किया। वो किरण का वफादार चमचा था और उसकी हर बात मानता था, और किरण ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर वो अभय को निकलवा सके तो वो उसे सेल्स टीम लीडर बना देगा। ये लालच भरा इनाम था। पिंग वशिष्ठ को इस बात से नाराजगी थी कि सेल्स डिपार्टमेंट में इतने साल काम करने के बाद भी वो आम कर्मचारी ही था। तो जब किरण ने उसे साजिश के बाद सेल्स टीम लीडर बनाने का वादा किया तो वो तुरंत ललचा गया। इसलिए हर बार अभय के खिलाफ सबसे पहले वही बोलता था। सीईओ। मैं सुझाव देता हूं कि आप अभय को निकाल दें, वरना मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। फाइनेंस डायरेक्टर देकवान भी खड़ा हुआ और किरण का साथ दिया। वो किरण का चाचा था और वाइस प्रेसिडेंट का मातहत, तो जाहिर है वो किरण का सपोर्ट करेगा। किरण, पिंग वशिष्ठ और देकवान के इस्तीफे की पुकार के साथ आसपास के कर्मचारियों ने जोर से कहा, हम मांग करते हैं कि आप अभय सिन्हा को निकाल दें, वरना हम इस्तीफा दे देंगे। किरण और बाकियों का अभय से झगड़ा था तो वो उसे निकालना चाहते थे। बाकी कर्मचारी किरण के बहकावे में आ गए थे और सोच रहे थे कि अभय ने कंपनी का पैसा चुराया है, इसलिए वो उसके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इंसान सामाजिक प्राणी है और आसानी से भड़क जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सड़क पर लड़ाई हो जाए तो ढेर सारे लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो जाते हैं। अगर कोई नगर निगम का कर्मचारी एक ठेले वाले को मारे और फिर कोई भीड़ को भड़काए तो ज्यादातर लोग उस कर्मचारी को पीट देंगे। दूसरों को भड़काना एक तरह की धमकी है। ये लोग खुलेआम सीईओ शालिनी गुप्ता को धमकी देने की हिम्मत कर रहे थे। अगर शालिनी ने अभय को नहीं निकाला तो वो इस्तीफा दे देंगे। बेशक इन लोगों में मुख्य गुनहगार किरण और उसके साथी थे। उन्होंने बाकी कर्मचारियों को भड़काया था। शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने सैकड़ों लोगों की इस्तीफे की आवाजें सुनी। ये सैकड़े लोग कंपनी के सारे कर्मचारी थे। अगर सबने इस्तीफा दे दिया तो कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। कुछ कर्मचारी हिम शिखर कॉर्पोरेशन में लंबे वक्त से काम कर रहे थे और बहुत स्किल थे। उनकी जगह आसानी से नहीं भरी जा सकती थी। शालिनी का चेहरा पीला था। हालात मुश्किल थे
अगर उसने अभय को नहीं निकाला तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे और कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी वो इकलौती चीज थी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। उसके दिल में इसकी खास जगह थी और वो इसे बंद नहीं करना चाहती थी। लेकिन शालिनी के लिए अपने पति को निकालना नामुमकिन था। कंपनी और पति में से एक को चुनना मुश्किल फैसला था। शालिनी सोच में डूब गई। सीईओ, हम मांग करते हैं कि आप अभय को निकाल दें। प्लीज मान लीजिए, किरण ने जोर से कहा ताकि सब सुन सके। वो शातिर था और हमेशा दूसरों को भड़काकर शालिनी को धमकी देता था। सॉरी, मैं अभय सिन्हा को नहीं निकालूंगी। शालिनी ने स्माइल दी और उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक दिखी। अभय उसका पति था। भले ही उसे इतने सारे कर्मचारी खोने पड़े, वो उसे नहीं निकालेगी। शालिनी बहुत दमदार थी। उसकी दृढ़ता किरण की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। किरण को उम्मीद नहीं थी कि शालिनी सारे कर्मचारियों के इस्तीफे और कंपनी के दिवालिया होने की कीमत पर भी अभय को नहीं निकालेगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अभय को बचाने के लिए इतना क्यों कर रही थी। किसने पुलिस बुलाई? अचानक एक साफ आवाज सुनाई दी और एक खूबसूरत पुलिस वाली अंदर आई। ये पुलिस वाली बहुत सुंदर थी और नीली वर्दी पहने थी। उसका चेहरा प्यारा था और त्वचा बर्फ जैसी गोरी। उसके चेरी जैसे होंठ थे और वो कम से कम 1.7 मीटर लंबी थी। वो बहादुर और नायिकाओं जैसी लग रही थी, जिससे उसमें एक खास आकर्षण था। ये पुलिस वाली माया राठौर थी, पुलिस फोर्स की कप्तान। पुलिस ऑफिसर, मैंने पुलिस बुलाई। किरण ने हाथ उठाकर जोर से कहा, बताओ, पुलिस क्यों बुलाई? माया राठौर ने ठंडे चेहरे से हल्के से पूछा। पुलिस ऑफिसर, मेरी कंपनी से 1 करोड़ रुपए गायब हुए। हमारी जांच से पता चला कि सेल्स डिपार्टमेंट के अभय सिंह ने चुराया। उसने कानून तोड़ा है। प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए। किरण ने अभय की तरफ इशारा किया और जोर से कहा। उसे डर था कि पुलिस वाली अभय को न पहचाने, इसलिए उसने खास तौर पर उसकी तरफ इशारा किया। किरण न सिर्फ मुझे निकालना चाहता है, बल्कि जेल भी भेजना चाहता है। इसे मरना चाहिए। अभय ने ठंडी स्माइल दी। उसकी आंखों में ठंडक की चमक दिखी। एपिसोड 97। अभय सिंह, तुम? अभय सिन्हा को देखते ही माया राठौर के चमकते चेहरे पर हैरानी की झलक दिखी। उसे ख्याल ही नहीं आया कि जिसे किरण ने पकड़ने की रिपोर्ट की थी वो अभय सिंह है। माया राठौर की अभय से कुछ मुलाकातें हो चुकी थी। भले ही ये लड़का निकम्मा था और उसके साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन गंभीर मसलों में उसने अच्छा काम किया था। मिसाल के तौर पर, कल बैंक में डकैती हुई थी और वो बंधक बन गई थी। अभय सिंह ने ही उसे बचाया था। अभय ने बैंक और पुलिस से मिलने वाला हजारों का इनाम भी नहीं लिया था। माया को यकीन नहीं था कि वो कंपनी से पैसा चुराएगा। ऑफिसर राठौर, किरण ने मुझे कंपनी से पैसा चुराने का इल्जाम लगाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी जांच करेंगी और मेरी बेगुनाही साबित करेंगी। अभय माया राठौर के पास आया और जोर से बोला। उसकी बीवी ठीक बगल में थी, तो वो माया को माया या लिटिल माया कहने की हिम्मत नहीं कर सका, वरना अगर बीवी ने सुन लिया तो उसकी खैर नहीं थी। जहां बीवी हो वहां वो अच्छा लड़का बनकर रहता है। इस लड़के ने मुझे ऑफिसर राठौर कहा और इतना सम्मान दिखाया। माया ने अभय को हैरानी से देखा और उसके बदले हुए रवैये से कंफ्यूज हो गई। पक्का था कि हर बार जब अभय माया से मिलता था तो वो उसे बीवी या लिटिल माया कहकर फ्लर्ट करता था। अब अचानक उसने ऑफिसर राठौर कहा और इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि अभी माया के लिए नाम के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसका काम अब यह पता लगाना था कि असली चोर कौन है और अभय की बेगुनाही साबित करना था। अभय ने माया की बहुत मदद की थी और उसकी जान भी बचाई थी। वो उसकी शुक्रगुजार थी। अब जब वो मुसीबत में था तो जाहिर है उसे मदद करनी थी। उसने अंदाजा लगाया कि अभय के स्वभाव की वजह से उसने कंपनी में कई लोगों को नाराज किया होगा। किसी का उसे फंसाना आम बात थी। उसका काम था कि इस साजिश के पीछे का शख्स ढूंढे। किरण, तुम्हें पता है कि हर चीज के लिए सबूत चाहिए। दूसरों को फंसाने की कोशिश तुम्हें जेल पहुंचा सकती है। माया की खूबसूरत भौहें हल्के से सिकुड़ी और उसने किरण को ठंडी नजर से देखा। उसे इस लड़के से कोई अच्छा वाइब नहीं मिल रहा था जो कह रहा था कि अभय ने चोरी की। कहते हैं ना, बुरे लोग सबसे पहले कूदते हैं। किरण ने ही रिपोर्ट की थी कि अभय ने पैसा चुराया। यह शख्स बहुत शक्की लग रहा था कि उसने अभय को फंसाया हो। ऑफिसर, सबने देखा, पैसा अभय सिन्हा के ड्रॉर में था। उसने ही चुराया होगा। किरण का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जोर से कहा। वो थोड़ा कंफ्यूज था।
उसने पुलिस बुलाई थी। क्या उन्हें अभय को तुरंत अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी? ये यहां सवाल क्यों पूछ रही थी? उसका लहजा ऐसा था जैसे वो अभय की मदद कर रही हो। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गई। वो माया के रवैये से हैरान और अजीब महसूस कर रहा था। ये पुलिस वाली, तुम अभय को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? पैसा अभय सिंह के ड्रॉर में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने चुराया। अगर मैं तुम्हारे ड्रॉर में पैसा रख दूं, तो क्या इसका मतलब है कि तुमने किरण चोरी की? माया ने ठंडी स्माइल दी और कहा, ऑफिसर, आप बकवास कर रही हैं। मैं कंपनी का पैसा कैसे चुरा सकता हूं? मैं तो बस मिसाल दे रही थी। मैंने नहीं कहा कि तुमने चुराया। तुम इतने घबराए क्यों हो? कहीं तुम गिल्टी तो नहीं? ऑफिसर, बिना सबूत इल्जाम मत लगाइए। अगर आप अभी अभय को अरेस्ट नहीं करेंगी, तो मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत करूंगा। किरण का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने गुस्से से कहा। वो माया राठौर से बहुत नाराज था। ये कमबख्त पुलिस वाली, मैंने तुम्हें अभय को पकड़ने के लिए बुलाया था। अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो और मुझ पर शक कर रही हो। उसे शक भी हुआ कि कहीं अभय इस पुलिस वाली का बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना वो उसकी तरफदारी क्यों कर रही थी? ये सबको दिख रहा था। किरण के माया की शिकायत करने की बात सुनकर पास खड़े पुलिस वाले हंस पड़े। माया राठौर कौन थी? पुलिस फोर्स की कप्तान, सख्त पुलिस वाली, जिसने भी उसकी शिकायत की वो आखिरकार जेल में डाल दिया गया और सजा पाई। भले ही माया थोड़ी सख्त थी, लेकिन उसमें न्याय का गजब का जज्बा था। जब तक बात न्याय की थी, वो कर गुजरती थी। उसकी शिकायत करने वाले कुछ घटिया लोग ही थे। किरण, तुम पुलिस को धमकी दे रहे हो। मैं बस जांच कर रही हूं कि कंपनी का पैसा किसने चुराया, और तुमने मुझे शिकायत की धमकी दी। मुझे सच में शक है कि तुम बेगुनाह नहीं हो। माया ने ठंडी स्माइल दी और उसकी आंखों में ठंडक की चमक दिखी। केस सुलझाने के सालों के तजुर्बे से वो एक नजर में देख सकती थी कि किरण डरा और घबराया हुआ था। जो बुरा काम करते हैं वही घबराते और डरते हैं। किरण सबसे शकी था। ऑफिसर, मैं आपको 1 घंटा देता हूं। अगर आप ये नहीं ढूंढ पाए कि कंपनी का पैसा किसने चुराया, तो अभय को ले जाइए, वरना लोग सोचेंगे कि आप एक क्रिमिनल को बचा रही हैं। मैं आपकी शिकायत आपके सीनियर से जरूर करूंगा। किरण का चेहरा उदास था और वो इस पुलिस वाली के लहजे से बहुत नाखुश था। उसे लग रहा था कि जब से ये पुलिस वाली कंपनी में आई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। पुलिस वाली ने अभय से सवाल नहीं किए, बल्कि उल्टा उससे सख्ती से पूछताछ की, जैसे वो सबसे बड़ा शक्की हो। इससे किरण बहुत गुस्से में और नाराज था। 1 घंटा नहीं, आधे घंटे में मैं ढूंढ लूंगी कि कंपनी का पैसा किसने चुराया। माया ने ठंडी स्माइल दी और गर्व से कहा। केस सुलझाने में माया राठौर पूर्वांचल शहर में सबसे तेज थी, वरना वो इतनी कम उम्र में पुलिस फोर्स की कप्तान नहीं बनती। माया पुलिस स्कूल में नंबर 1 थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने बेसिक से शुरुआत की और दर्जनों बड़े केस सुलझाए, जिसके बाद उसे कप्तान बनाया गया। उसने ये अपनी असली काबिलियत से हासिल किया था, किसी कनेक्शन से नहीं। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम आधे घंटे में चोर कैसे ढूंढती हो। किरण ने ठंडी स्माइल दी और उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक दिखी। उसके हिसाब से कंपनी का पैसा चुराने वाले को ढूंढना जाहिर तौर पर नामुमकिन था। किरण, तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड हो। बताओ, पैसा कब चुराया गया? कल रात। तो फिर बताओ, सर्विलांस कैमरे का क्या? उसमें चोर की शक्ल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। माया ने ठंडी स्माइल दी और पूछा। यह लड़का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड था, वो सर्विलांस का जिम्मेदार था। जाहिर है उससे पूछा। सॉरी, सर्विलांस कैमरा कल ही खराब हो गया था और अभी ठीक नहीं हुआ, तो उसमें चोर रिकॉर्ड नहीं हुआ। किरण ने हल्की स्माइल दी और आत्मविश्वास से कहा, दरअसल उसने अभय को फंसाने की सोचते वक्त सर्विलांस का ख्याल रखा था, तो काम से छूटते वक्त उसने सारे सर्विलांस कैमरे तोड़ दिए थे। अगर कोई देखना चाहे तो सिर्फ काला स्क्रीन दिखेगा, कुछ नहीं। हाँ, तुमने सोचा कि सर्विलांस कैमरे खराब होने से मैं चोर नहीं ढूंढ सकती। नादान। माया ने ठंडी स्माइल दी। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। अब के सुलझाने के तरीके टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ गए थे। सर्विलांस एक तरीका था, लेकिन इकलौता नहीं। संजू, फिंगरप्रिंट मशीन लाओ और यहां सबके फिंगरप्रिंट लो। फिर मुझे पैसे पर फिंगरप्रिंट दिखाओ। जिसने पैसा चुराया उसके फिंगरप्रिंट यहां होंगे। माया अचानक मुड़ी और अपने पीछे छोटे बालों वाले पुलिस वाले से बोली, हां कप्तान। उस छोटे बालों वाले पुलिस वाले ने एक हाईटेक मशीन निकाली और कंपनी में सबके फिंगरप्रिंट लेने लगा।
फिर उसने नोटों को मशीन के नीचे रखकर जांच शुरू की। पुलिस वाले को फिंगरप्रिंट टेस्ट करते देख किरण, पिंग वशिष्ठ और देकवान के चेहरे बदल गए। उनके दिल में बहुत डर पैदा हो गया। शाबाश माया, इसने तो फिंगरप्रिंट टेस्ट का भी सोच लिया। अभय ने माया राठौर की तरफ देखा और मन ही मन तारीफ की। उसे पता था कि जांच के नतीजे आने के बाद वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा। एपिसोड 98। आधे घंटे बाद छोटे बालों वाले पुलिस वाले ने नोटों पर फिंगरप्रिंट की जांच पूरी कर ली। तुलना करने के बाद उसे नोटों पर कुल 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले। जांच का नतीजा क्या है? माया राठौर ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ते हुए पूछा। वो सच में नतीजे जानना चाहती थी, क्योंकि ये इस बारे में था कि पैसा किसने चुराया और क्या अभय सिंह की बेगुनाही साबित हो सकती थी। सिर्फ माया ही नहीं, अभय सिंह, शालिनी गुप्ता और कंपनी के बाकी लोग भी नतीजों को लेकर उत्सुक थे। कप्तान, टेस्ट और तुलना के बाद नोटों पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं, किरण, पिंग वशिष्ठ और देकवान। छोटे बालों वाले पुलिस वाले ने टेस्टिंग फॉर्म माया को थमाया और कहा, किरण, पिंग वशिष्ठ और देकवान को अरेस्ट करो। माया ने अपनी नाजुक हथेली हिलाई और पीछे खड़े कुछ पुलिस वालों से कहा। अब नतीजे साफ थे। जिसने भी कंपनी का पैसा चुराया उसके फिंगरप्रिंट नोटों पर होंगे। चूंकि 3 लोगों के मिले तो सबको पूछताछ के लिए ले जाओ। ऑफिसर, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं हिम शिखर कॉर्पोरेशन का सिक्योरिटी डायरेक्टर हूं। किरण का चेहरा बदल गया और उसने पीले चेहरे के साथ कहा, जब फिंगरप्रिंट टेस्ट हो गया तो उसे पता चल गया कि उसकी शामत आ गई। उसने अभय सिन्हा को कंपनी से पैसा चुराने का इल्जाम लगाया था, लेकिन अभय के फिंगरप्रिंट नोटों पर थे ही नहीं, सिर्फ उनके थे। तुमने कंपनी से 1 करोड़ चुराया। रकम बहुत बड़ी है। इसके लिए कम से कम 3 साल की सजा होगी। तुमने दूसरों को फंसाया भी। 2 गुनाहों के लिए कम से कम 5 साल की सजा होगी। माया ने तंज कसा और ठंडी आवाज में कहा, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। पिंग वशिष्ठ का चेहरा बहुत बदल गया। उसका चेहरा डर से भरा था। उसकी हाल ही में सगाई हुई थी और 1 महीने बाद शादी थी। अगर वो जेल गया तो उसकी मंगेतर किसी और के साथ भाग जाएगी। जेल नहीं जाना चाहते तो कबूल करो और अपने साथियों को एक्सपोज करो। इससे सजा कम हो सकती है। अगर ठीक बर्ताव करो तो सजा माफ भी हो सकती है। माया ने ठंडी स्माइल दी और कहा। उसका तरीका शानदार था। सजा कम करने के लिए उसने गुनहगारों से एक दूसरे को एक्सपोज करने को कहा, जो ज्यादा जानकारी लेने का बहुत कारगर तरीका था। ऑफिसर, यह सब किरण का आइडिया था। उसने मुझे कहा कि 1 करोड़ अभय सिंह के ड्रॉर में रख दूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अपनी सजा कम करने के लिए पिंग वशिष्ठ ने फटाफट किरण को एक्सपोज कर दिया। भले ही किरण ने उसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वो जेल जाने वाला था। उसे सेल्स हेड की परवाह नहीं थी। ऑफिसर, मैं भी रिपोर्ट करना चाहता हूं। किरण ने मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा चुराने को कहा और फिर उसे दिया ताकि वो अभय सिंह को फंसा सके। देकवान का चेहरा पीला पड़ गया। जेल से बचने के लिए उसने भी किरण को धोखा दे दिया। कहते हैं ना, जब बड़ी मुसीबत आती है तो लोग पहले खुद को बचाते हैं। जब इन तीनों ने अभय को फंसाया था तो वो साथ खाते पीते थे, भाई भाई कहते थे और मजे करते थे। लेकिन जेल की धमकी सामने आई तो उनकी दोस्ती तुरंत टूट गई। उन्होंने फटाफट किरण को एक्सपोज कर दिया। खराब साथी और खाने की मेज के दोस्तों पर भरोसा नहीं होता। तुम दोनों हरामियों, तुमने मुझे धोखा दिया। पिंग वशिष्ठ और देकवान को धोखा देते देख किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसे पता था कि वो असली गुनहगार था। गवाह और सबूत होने की वजह से वो इनकार नहीं कर सकता था। सोचा नहीं था कि किरण ने पैसा चुराया। हां, वो तो अभय सिन्हा को फंसा रहा था। कितना नीच इंसान है। अरे, मैंने अभी उसकी बात सुनी और अभय को गलत समझ लिया। मैं भी। सच में अभय तो अच्छा इंसान है। आसपास के लोग चर्चा करने लगे, लेकिन इस बार वो किरण पर उंगली उठा रहे थे और अभय को गलत समझने के लिए गिल्ट फील कर रहे थे। सीईओ गुप्ता, हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? माया ने हल्की स्माइल दी और शालिनी गुप्ता से कहा। आखिरकार शालिनी हिम शिखर कॉर्पोरेशन की सीईओ थी। माया उसके कर्मचारियों को अरेस्ट कर रही थी तो उसे बताना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। शालिनी ने सिर हिलाया और फिर कंपनी की तरफ मुड़कर बोली, मैं अब ऐलान करती हूं कि मैंने किरण, पिंग वशिष्ठ और देकवान को कंपनी से निकाल दिया है और इन्हें दोबारा कभी नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। शालिनी की बात सुनकर तीनों के चेहरे पीले पड़ गए।
उनकी आंखों में निराशा छा गई। कंपनी से निकाले गए थे और इस घटना के बाद उनके रिकॉर्ड पर दाग लगने से दोबारा नौकरी मिलना नामुमकिन था। सीईओ सच में सख्त थी। सबने शालिनी को हैरानी से देखा। उसका फैसला जिंदगी बदलने वाला था। यह बताना जरूरी है कि इनकी पहचान छोटी मोटी नहीं थी। किरण सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था और उसका बाप वाइस प्रेसिडेंट था। देकवान फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था। पिंग वशिष्ठ सेल्स डिपार्टमेंट का सीनियर स्टाफ था, जिसकी सेल्स परफॉर्मेंस टॉप 3 में थी। लेकिन अब शालिनी ने दमदार तरीके से ऐलान किया कि ये सब निकाले जाएंगे और दोबारा कभी हायर नहीं होंगे। शालिनी बहुत बहुत गुस्से में थी। इन लोगों ने कंपनी से पैसा चुराने की हिम्मत की और उसके पति को फंसाया। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। निकालो, इन्हें निकालना ही था और दोबारा कभी नहीं लिया जाएगा। ये हिम शिखर कॉरपोरेशन में दोबारा कदम नहीं रख सकेंगे। शालिनी ने दांत पीसते हुए कहा, पीछे हटो, पास मत आना। कोई करीब आया तो इसे मार डालूंगा। 2 पुलिस वालों को खुद को अरेस्ट करने आते देख किरण का चेहरा बदल गया। उसने शेल्फ से एक चाकू उठाया और श्यामली वर्मा की गर्दन पर रख दिया। उसने धमकी भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। उसे पता था कि उसने बड़ा गुनाह किया है और वो मास्टरमाइंड था। पकड़े जाने पर सजा पक्की थी, तो उसने जोखिम लिया और श्यामली वर्मा को बंधक बना लिया। इस पल श्यामली का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। उसका प्यारा चेहरा डर से भरा था। उसे कभी नहीं लगा था कि किरण उसे चाकू से बंधक बना लेगा। इसे छोड़ दो। श्यामली को बंधक बनते देख अभय सिंह का चेहरा अचानक बदल गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि किरण पागल हो जाएगा और अरेस्ट से बचने के लिए श्यामली को बंधक बना लेगा। नहीं, मुझे तुरंत बाहर जाने दो, वरना इसे मार डालूंगा। किरण का चेहरा क्रूर था और उसने दाएं हाथ का चाकू उसकी गर्दन पर हल्के से हिलाया। अचानक खून की एक धार निकली जिसने श्यामली का चेहरा लाल कर दिया। यह बहुत खतरनाक पल था। जरा सी लापरवाही से श्यामली मर सकती थी। माया राठौर और आसपास के पुलिस वालों के चेहरे बहुत बदल गए। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। कंपनी के लोग डर गए और पीछे हट गए। डर था कि कहीं और नुकसान न हो जाए। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं पूरा कर दूंगा। श्यामली का पीला चेहरा देखकर अभय की आंखों में ठंडक की चमक दिखी। ये छोटी सुंदर लड़की उसके साथ बहुत अच्छी थी। जब से वो कंपनी में आया था, उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने फैसला किया कि भले ही उसे अपनी ताकत दिखानी पड़े, वो श्यामली को बचाएगा। स्विश! अभय ने टेबल से एक पेन उठाया और आगे फेंका। पेन की स्पीड बहुत तेज थी, जैसे बिजली की चमक, जो किरण के उस हथेली में जा घुसी जहां उसने चाकू पकड़ा था। उसकी हथेली को पूरी तरह छेद दिया। फिर चाकू नीचे गिर गया। एपिसोड 99। किरण ने दर्द भरी चीख मारी, अपनी खून से सनी दाई हथेली को पकड़ते हुए। पेन के हथेली में घुसने से हुआ दर्द उसे पागलों की तरह चीखने और रोने पर मजबूर कर रहा था। अभय सिंह आगे बढ़ा और किरण को लात मारकर गिरा दिया। उसने अपना दाया हाथ बढ़ाया और श्यामली वर्मा को बचा लिया। भैया अभय! श्यामली अभय की बाहों में गई और रोने लगी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भरा था। वो बस 20 साल की लड़की थी और कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरी थी। उसे लगा कि अगर भैया अभय ने उसे न बचाया होता तो वो मर गई होती। श्यामली बहन, डर मत, अब तुम सेफ हो। अभय ने उसके कंधे पर थपकी दी और उसे सांत्वना दी। क्या जबरदस्त ताकत है! पेन को किरण की हथेली में घुसते देख माया राठौर और आसपास के पुलिस वालों के चेहरों पर हैरानी छा गई। समझने के लिए कुछ मीटर दूर से पेन से हथेली छेदने के लिए कम से कम सैकड़ों पाउंड की ताकत चाहिए। इसमें ताकत का सटीक कंट्रोल भी जरूरी था। स्पेशल फोर्सेस भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। इसका मतलब था कि अभय सिंह स्पेशल फोर्सेस से भी ज्यादा ताकतवर था। आसपास के पुलिस वाले जाहिर तौर पर बहुत हैरान थे। माया राठौर गुस्से में थी और शालिनी गुप्ता भी। दोनों औरतें बहुत नाराज थी। माया को गुस्सा इस बात का था कि किरण ने उसके और बाकी पुलिस वालों के सामने किसी को बंधक बना लिया, उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए। शालिनी को गुस्सा इस बात से था कि किरण सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होने के नाते न सिर्फ अभय को फंसाया, बल्कि इतना पागल हो गया कि कंपनी की एक कर्मचारी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। यह सच में माफी के लायक नहीं था। गुस्सा! दोनों औरतें गुस्से में थी। माया राठौर और शालिनी गुप्ता आगे बढ़ी और किरण के पास आई। दोनों ने उसे एक एक बेरहम लात मारी। दोनों ने हाई हील्स पहनी थी और नुकीली टिप वाली जूतियों से किरण को लात पड़ने से वो जोर से चीखा।
औरतों को नाराज मत करना। जब वो गुस्से में होती है तो डरावनी हो जाती है। किरण को लात मारने के बाद माया ने उसे हथकड़ी लगाई और पुलिस की गाड़ी में ले गई। पुलिस की गाड़ी स्टेशन की ओर चल पड़ी। हिम शिखर कॉरपोरेशन। शालिनी का चेहरा ठंडा था और उसने कहा, अब सब साफ हो गया। अभी कोई इस्तीफा देना चाहता है? उसे अच्छे से याद था कि ये लोग अभी अभी अभय सिन्हा को निकालना चाहते थे। जाहिर है ये किरण के बहकावे में था, लेकिन फिर भी वो नाखुश थी। वो कंपनी की सीईओ थी। उसे दूसरों की राय के हिसाब से यह तय करने की क्या जरूरत थी कि किसे निकालना है। अब वो उन्हें चेतावनी देना चाहती थी और समझाना चाहती थी कि कंपनी उसकी है, उनकी नहीं। सीईओ, हमारी गलती है। हमने अभय सिन्हा को गलत समझा। सबने शर्मिंदगी से सिर झुकाया, ये जानते हुए कि उन्होंने अभी अभय को गलत ठहराया था और उन्हें पता था कि जो उन्होंने किया वो सीईओ की सत्ता को चुनौती देना था। ठीक है, गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। इस महीने सबके अटेंडेंस अवार्ड कैंसिल होंगे और वो अभय सिन्हा को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। आप लोग सहमत हैं? शालिनी का चेहरा ठंडा था और उसने जोर से कहा, हां। सबने सिर हिलाया और दिखाया कि उन्हें कोई अलग राय नहीं है। क्या वो अलग राय रखने की हिम्मत कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने सीईओ को धमकी दी थी कि अगर वो अभय को नहीं निकालेंगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। सीईओ को धमकी देना दूसरी कंपनियों में निकाले जाने की वजह होता। शालिनी ने सिर्फ उनका अटेंडेंस अवार्ड काटा, इसे रहम माना जा सकता था। जवाब सुनकर शालिनी ने सिर हिलाया। उसका ठंडा चेहरा थोड़ा बेहतर हुआ। भीड़ समझदार थी, वरना वो बेरहम हो जाती। अभय सिंह, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अरेस्ट हो गए। हमें उनकी जगह 2 लोगों की जरूरत है। तुम्हारे हिसाब से कौन ठीक रहेगा? शालिनी ने ठंडी मगर आकर्षक स्माइल दी और अभय से कहा, क्या? सीईओ सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर चुन रही थी और वो अभय से सुझाव मांग रही थी। आसपास के लोग हैरान और सरप्राइज थे। सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोस्ट अच्छी सैलरी वाली थी। इनके फायदे और वेतन शानदार थे। सब चुने जाना चाहते थे। सीईओ, इतने अहम फैसले आपको लेने चाहिए। अभय ने सिर हिलाया और मना कर दिया। वो कंपनी में अभी हाल ही में आया था और कंपनी के ज्यादातर लोगों से वाकिफ नहीं था। बिना सोचे समझे सुझाव देना कंपनी के प्रति गैरजिम्मेदाराना हरकत होती। अभय सिंह, मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देती हूं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर के लिए ठीक लोगों की लिस्ट मुझे दो। शालिनी ने ठंडी स्माइल दी और अभय को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर मुड़कर चली गई। शालिनी की वो अर्थपूर्ण नजर अभय को हैरान कर गई। फिर उसे समझ आया कि शालिनी उसकी मदद कर रही थी। सोचने पर अभय को सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोस्ट के लिए लोग सुझाने का हक था। जो प्रमोशन चाहते थे वो जाहिर तौर पर उसे खुश करने की कोशिश करेंगे। इससे कंपनी में उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और इसके जरिए शालिनी ने सबको बता दिया कि वो अभय को बहुत अहमियत देती है। तो कंपनी में लोग अभय की गलतियां नहीं निकालेंगे। ये उसकी छिपी हुई सुरक्षा थी। मेरी बीवी मेरे लिए कितनी अच्छी है। अभय खुश हुआ और दिल में शालिनी की तारीफ की। हालांकि शालिनी का उसे उम्मीदवार सुझाने का कहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। वो इन डिपार्टमेंट से वाकिफ नहीं था, तो जाहिर है उसे नहीं पता था कि किसे सुझाए। ठीक है, मैं सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में घूमकर देख सकता हूं कि कौन डायरेक्टर के लिए ठीक है। अभय ने हल्की स्माइल दी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ज्यादा वाकिफ था, तो पहले वही जाएगा। भैया अभय, आप आए। अभय जैसे ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में घुसा, हाओ लुओ ने उसे देखा और हंसते हुए कहा। सीईओ ने अभय को सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए उम्मीदवार सुझाने को कहा था। सबने सुना था। अब वो बहुत पॉपुलर हो गया था। लोग उसे खुश करना चाहते थे ताकि डायरेक्टर बन सके। अभय ने नजर उठाई और देखा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 1 दर्जन गार्ड थे। ये लंबे और हटे-कटे लड़के थे। उसे देखकर कुछ खुश थे, कुछ हैरान और कुछ नाखुश और दुश्मनी भरे नजर आए। उसे पता था कि ये गार्ड किरण के आदमी थे और कुछ का उसके साथ अच्छा रिश्ता रहा होगा। अब किरण को उसने बर्बाद कर दिया था। किरण के अच्छे दोस्त होने के नाते उनकी नाराजगी समझ में आती थी। सीईओ ने मुझे डायरेक्टर सुझाने को कहा है। आप लोगों के हिसाब से कौन ठीक रहेगा? अभय ने कमरे में मौजूद दर्जन गार्ड्स पर नजर डाली और पूछा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कंपनी में बहुत अहम रोल निभाता था। कंपनी की संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। यह कंपनी का सेफ्टी बैरियर था
और इसमें जरा सी लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी, तो उसे ध्यान से देखना था। दर्जन गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और लीडिंग गार्ड की तरफ नजर डाली, जो लंबा और तगड़ा था। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि जय वर्मा इस पोस्ट के लिए ठीक है। अभय ने नजर उठाई। जय वर्मा 1.9 मीटर लंबा था, मजबूत, मस्कुलर और ताकत से भरा हुआ। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए ठीक उम्मीदवार लग रहा था। लेकिन अभय ने देखा कि जब वो अंदर आया तो जय वर्मा की नजर में हल्की दुश्मनी थी, जिससे वो हैरान हो गया। उसे यकीन था कि वो जय वर्मा को बिल्कुल नहीं जानता था, फिर वो उससे दुश्मनी क्यों रखेगा। एपिसोड 100। क्या तुम जय वर्मा हो? अभय सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सामने खड़े लंबे तगड़े लड़के से पूछा। हाँ, मैं हूं। जय वर्मा ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में छिपी दुश्मनी तुरंत ढक गई। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छे से छिपाया, लेकिन अभय ने उसकी दुश्मनी को भांप लिया। अभय ने फिर से भौहें सिकोड़ ली। इस लड़के को उससे जरूर कोई नाराजगी थी। वो इसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कैसे बनने दे सकता था? उसने देखा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग जय वर्मा की तरफ देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो डायरेक्टर बने। ये बात साफ थी कि जय वर्मा सच में डिपार्टमेंट में लोगों का दिल जीतना जानता था। जय वर्मा, तुम्हारे हिसाब से इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कौन बनना चाहिए? अभय ने जय वर्मा को घूरते हुए पूछा। वो जानना चाहता था कि ये लड़का क्या सोच रहा है। मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा उम्मीदवार हूं। जय वर्मा ने आत्मविश्वास से स्माइल दी। इस पोस्ट के लिए ताकत और स्किल चाहिए थी, ताकि लोग यकीन करें और इज्जत दें। जय वर्मा पूरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सबसे तगड़ा था। वो डायरेक्टर बनने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था। जय वर्मा, मुझे नहीं लगता कि तुम डायरेक्टर बनने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हो। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि हाओ लुओ तुमसे बेहतर उम्मीदवार होगा। अभय ने स्माइल देते हुए हाओ लुओ की तरफ इशारा किया। अभय जय वर्मा को डायरेक्टर बिल्कुल नहीं बनने देगा, क्योंकि उसे उसकी दुश्मनी पता थी। वो ऐसा शख्स ढूंढ रहा था जो उसके साथ हो, और वो शख्स जाहिर तौर पर हाओ लुओ था। पहली बात, हाओ लुओ अभय का करीबी भाई था और उसकी बात मानता था। दूसरी बात, हाओ लुओ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सैलरी से वाकिफ था, क्योंकि वो वहां काम करता था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जय वर्मा ने अचानक अपना चेहरा अंधेरा कर लिया और ठंडी नजर से अभय को घूरा। जब उसने सुना कि वो हाओ लुओ को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर चुनना चाहता है। वो सालों से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और अब अचानक एक नया लड़का आया और उसकी पोस्ट छीन ली। ये उसे बुरा लग रहा था। सिर्फ जय वर्मा ही नहीं, डिपार्टमेंट के बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरों पर भी नाराजगी दिख रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी राय देने की हैसियत रखते हो? मैं जिसे चाहूं चुनूं, ये मेरा हक है जो सीईओ ने मुझे दिया है। अभय ने हाथ पीछे बांधे हुए घमंड से कहा, बिना जय वर्मा के गुस्साए चेहरे को देखे। शालिनी गुप्ता, कंपनी की सीईओ, ने अभय को सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर चुनने का हक दिया था। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ताकत और स्किल सबसे जरूरी है। हाओ लुओ मुझसे तगड़ा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टर बनने लायक है। जय वर्मा ने गुस्से से अंधेरे चेहरे के साथ कहा, मेरे होते हुए हाओ लुओ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कैसे बन सकता है? जय वर्मा मन में सोच रहा था। जय वर्मा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर क्यों नहीं चुन रहा? नहीं, क्योंकि तुम मुझसे दुश्मनी रखते हो। अभय ने हल्के से उसे घूरते हुए कहा। अभय की बात सुनते ही जय वर्मा का चेहरा बदल गया। उसे यकीन नहीं था कि अभय उसकी सोच को भांप लेगा, भले ही उसने इसे अच्छे से छिपाया हो। हाँ भैया, मुझे आपसे कुछ बताना है। हाओ लुओ को अचानक कुछ याद आया और उसने अभय के कानों में फुसफुसाया। बता हाओ, क्या है? भैया, इस लड़के की बहन किरण की बीवी है, तो किरण इसका जीजा है। हाओ लुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में जो जानता था वो अभय को बताया। ओ, तभी किरण इसका जीजा था, इसलिए ये मुझसे नाराजगी रखता है। अभय को अचानक सब साफ हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अभय इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जय वर्मा किरण का जीजा था। किरण ने अभय को गुस्सा दिलाया था, न सिर्फ उसे फंसाया बल्कि श्यामली को बंधक भी बनाया। जय वर्मा इसका जीजा होने के नाते अभय से बहुत नफरत करता होगा और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रहने पर टाइम बम की तरह फट सकता था। जय वर्मा, किरण तुम्हारा जीजा है, सही? हाँ, ठीक है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, हाओ लुओ को सिक्योरिटी डायरेक्टर बनने दो। दूसरा, यहां से चले जाओ। पहली बात, मैं ही सिक्योरिटी डायरेक्टर बनूंगा। दूसरी बात,
मैं इस कंपनी से नहीं जाऊंगा। जय वर्मा ने सिर हिलाया। उसने अभय के दोनों ऑप्शन ठुकरा दिए और सिक्योरिटी डायरेक्टर बनने की जिद की। ठीक है, तुम सिक्योरिटी डायरेक्टर बनना चाहते हो? डील ये है, अगर तुम मेरी एक मुक्की झेल सको तो मैं तुम्हें बनने दूंगा, लेकिन अगर नहीं झेल सके तो तुम्हें जाना होगा। अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे यकीन था कि जय वर्मा उसकी डील मानेगा। जाहिर है, जय वर्मा उसकी बात सुनकर रोमांचित दिखा। जय वर्मा सोच रहा था कि यह शानदार डील है, बस अभय की एक मुक्की झेलनी है और वो सिक्योरिटी डायरेक्टर बन जाएगा। फिर वो अपने जीजा का बदला ले सकेगा। डील पक्की। आओ। जय वर्मा नीचे झुका और अपने शरीर को सीधा किया। अभय का इंतजार करने लगा। उसके दिमाग में अभय न तो उस जितना लंबा दिखता था और न ही तगड़ा। एक मुक्के से उसे हराना नामुमकिन था। अभय शांत चेहरे के साथ धीरे धीरे जय वर्मा के सामने आया। फिर उसने अपनी दाई मुट्ठी बढ़ाई और जय वर्मा की छाती पर मारी। आह! जय वर्मा जोर से चीखा। मिसाइल की तरह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और दीवार से टकराया। उसने मुंह से खून उगला और जमीन पर गिर पड़ा। खटाक! जय वर्मा की पसलियां टूट गई। क्या जबरदस्त मुक्का था! कितना क्रूर! जय वर्मा ने अभय को डर से घूरा और अगले ही सेकंड में बेहोश हो गया। क्या कोई और सिक्योरिटी डायरेक्टर बनना चाहता है? अभय ने अपनी कलाई सीधी की और स्माइल के साथ पूछा। शैतान! ये शैतान की स्माइल थी। आसपास के दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स अभय की स्माइल देखकर डर गए। जय वर्मा डिपार्टमेंट का सबसे तगड़ा पुराना गार्ड था। अगर वो अभय की मुक्की नहीं झेल सका तो कोई और कैसे झेल सकता था? तो फिर मैं हाओ लुओ को सिक्योरिटी डायरेक्टर चुनता हूं। किसी को एतराज? अभय ने स्माइल बनाए रखते हुए हाओ लुओ को आगे खींचा। बिल्कुल नहीं। सबने सिर हिलाया। उन्हें क्या एतराज हो सकता था? जय वर्मा को पसलियां टूटकर उड़ते देख सब अभय से डर गए थे। हाओ, अब से तुम सिक्योरिटी डायरेक्टर हो। अच्छे से काम करना और मेहनत करना। अभय ने हाओ लुओ के कंधे पर थपकी दी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से निकल गया। थैंक्स भैया अभय, थैंक्स। हाओ लुओ बहुत शुक्रगुजार था। जब उसने अभय को जाते देखा, उसने फैसला किया कि वो इस पोस्ट पर अपनी पूरी मेहनत करेगा और अभय को निराश नहीं करेगा। अभय ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मामला सुलझा लिया था और अब उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना था। हालांकि अभय को फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। वहां अच्छा लीडर ढूंढना मुश्किल होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर जाते वक्त उसकी मुलाकात एक हॉट फिगर वाली खूबसूरत लड़की से हुई। एपिसोड 101। सेक्सी सुंदरता इतनी तेज चल रही थी कि उसका नरम शरीर अभय से टकरा गया और गलती से उसका सामान नीचे गिर गया। अभय ने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। ये सच में एक नाजुक सुंदरता थी। वो करीब 30 साल की थी। उसका चेहरा नाजुक, त्वचा लाल गुलाबी, फिगर हॉट और उसकी छाती तरबूज जितनी बड़ी थी, जो आड़ुओं की तरह हिल रही थी, जिससे एक आकर्षक माहौल बन रहा था। अगर कोई कहे कि शालिनी गुप्ता ठंडी थी और श्यामली मासूम, तो ये सामने वाली औरत पकी हुई थी। वो एक और विदेशी औरत थी। आउच! पकी सुंदरता ने अपनी छाती को छूते हुए हल्की चीख मारी। अभय से टकराने से उसे चोट लगी होगी। क्या तुम्हें चलते वक्त आंखें साथ लेकर चलते हो? पकी सुंदरता ने अभय को घूरा और शिकायत की। हालांकि वो उसके लुक से प्रभावित थी, लेकिन टक्कर से छाती में दर्द की वजह से थोड़ा गुस्सा थी। सॉरी, इसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हारी मसाज क्यों न कर दूं? अभय ने स्माइल करते हुए अपने हाथ बढ़ाए। अपनी गलती की भरपाई करनी चाहिए। अभय ने माफी के तौर पर उसकी मसाज करने का फैसला किया। उसने हाथ बढ़ाकर सुंदरता की छाती पर रखा और मलना शुरू कर दिया। ब्यूटी, अभी भी दर्द हो रहा है? उसने स्माइल करते हुए पूछा। पकी सुंदरता का चेहरा अचानक पके खरबूजे की तरह लाल हो गया जब उसे लगा कि उसकी छाती छुई जा रही है। वो बहुत गुस्से में थी। उसने कभी ऐसा बदमाश नहीं देखा था। वो बस टक्कर के बाद माफी चाहती थी और अब ये उसकी छाती मल रहा था। क्या ये उसका फायदा नहीं उठा रहा था? उसे यकीन नहीं था कि ये हैंडसम, सज्जन दिखने वाला लड़का असल में एक हरामी था और इतनी कम उम्र में ऐसा बर्ताव कर रहा था। पकी सुंदरता ने उसे गुस्से से घूरा। अगर नजरें कत्ल कर सकती तो अभय अब तक 1000 बार मर चुका होता। हरामी, मैं अभी बिजी हूं, लेकिन बाद में तुम्हारी पिटाई करूंगी। अभय को एक तेज नजर घूरने के बाद पकी सुंदरता वापस खड़ी हुई और अपने शरीर के दर्द की परवाह न करते हुए कंपनी की ओर भागी। वो हिम शिखर कॉर्पोरेशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर थी। वो अभी तक हॉस्पिटल में थी और बुखार के लिए ड्रिप ले रही थी जब उसे सुबह फाइनेंस डिपार्टमेंट के सहकर्मी का फोन आया
कि डिपार्टमेंट से 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं और पूरी कंपनी इस केस की जांच कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर होने के नाते इतनी बड़ी रकम की चोरी की जांच उसकी जिम्मेदारी थी। नतीजतन उसने ड्रिप हटाई और फटाफट कंपनी की ओर भागी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कंपनी पहुंचते ही वो अभय से टकरा जाएगी, जिससे वो परेशान हो गई। टक्कर लगना तो ठीक था, लेकिन इस लड़के ने उसकी छाती पकड़कर मली। क्या हरामी था। पकी सुंदरता अभय को लात मारकर सजा देना चाहती थी, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि उसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के पैसे के मसले को सुलझाना था। वो अभी अभी कंपनी पहुंची थी और उसे नहीं पता था कि पैसे का मसला सुलझ गया है। उसे अभय के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि उसने उसे पहले नहीं देखा था। अभय ने हल्की स्माइल दी जब उसने पकी सुंदरता को जाते देखा। उसे जमीन पर एक नेम टैग मिला। ये नेम टैग जाहिर तौर पर पकी सुंदरता का ही गिरा था। रिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाइस डायरेक्टर। अभय ने नेम टैग पढ़ा और अचानक समझ आया कि अभी वाली सुंदरता फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर रिया थी। अभय नेम टैग हाथ में लिए स्माइल करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। ये दूसरी मंजिल के पूर्वी हिस्से में था। वो जल्दी वहां पहुंच गया। अभय जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में घुसा, उसे बहुत ध्यान मिला। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्यादातर औरतें काम करती थी, कुछ तो सुंदरियां भी थी। वो सब अभय के पास आने की कोशिश कर रही थी और उसकी बाहों में घुसने को बेताब थी। इन औरतों को पता था कि बॉस ने इस लड़के को फाइनेंस डायरेक्टर चुनने का हक दिया है, यानी ये सामने वाला लड़का उम्मीदवार चुनने का अधिकार रखता था। अगर वो इस जवान लड़के को रिश्वत दे दें तो वो फाइनेंस डायरेक्टर बन सकती थी। पकी सुंदरता को बहुत गुस्सा आया जब उसने सारी औरतों को इस जवान लड़के पर लिपटने की कोशिश करते देखा। काम के वक्त ये क्या कर रही है? क्या ये लड़का इतना आकर्षक है? जैसे ही पकी सुंदरता उस जवान लड़के के पास पहुंची और उसका चेहरा देखा, वो हैरान रह गई। ये जवान लड़का वही था जिससे वो हॉलवे में टकराई थी। क्या ये हरामी मेरे हॉट लुक्स की वजह से यहां तक मेरा पीछा करके आया है? पकी सुंदरता ने अभय को सतर्क नजरों से घूरते हुए मन में बड़बड़ाया। उसे पता था कि बाहर बहुत सारे लड़के उसके ग्लैमरस लुक के लिए उस पर फिदा थे। उसे बस में होने वाली छेड़खानी और सड़क पर अलग अलग हरामियों की सेक्स की मांग से बहुत चिढ़ थी। इसलिए जब उसने देखा कि अभय फाइनेंस डिपार्टमेंट तक उसका पीछा करके आया तो उसे बहुत शक हुआ। उसे पूरा यकीन था कि ये लड़का उसके लिए नहीं आया होगा। हाय ब्यूटी, फिर मिले। अभय ने स्माइल करते हुए उसे ग्रीट किया। कौन तुमसे फिर मिलना चाहता है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। अपने आप को करीबी मत दिखाओ। मेरे लिए तुम्हें जानना काफी है। तुम रिया हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर। तुमने मेरा पीछा भी किया? क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम जैसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ती। रिया ने ठंडे लहजे में चेहरा हिलाते हुए जवाब दिया। क्या बात है, तुम्हें पटाना? अभय समझ नहीं पाया कि क्या कहे। प्लीज इतना नार्सिसिस्ट मत बनो। भले ही तुम क्यूट लगती हो, लेकिन मेरी बीवी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। क्या मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे लिए पागल हूं? क्यों? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम यहां मेरा दिल जीतने नहीं आए? रिया ने तंज कसते हुए अभय से कहा। उसे लगा कि उसने अभय की सोच को उजागर कर दिया और उसे जवाब देने में शर्मिंदगी हो रही है। मुझे पटाना चाहते हो? कोई चांस नहीं। ब्यूटी, क्या तुम नार्सिसिस्ट हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पटाने यहां आया हूं? अभय ने आंखें घुमाई और थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि वो काफी घमंडी है, लेकिन अब लग रहा था कि कोई और उससे भी ज्यादा नार्सिसिस्ट था। सच में नार्सिसिज्म हर किसी की समस्या थी। अगर तुम मुझे पटाने नहीं आए तो यहां क्यों आए? रिया ने अभय पर तंज कसा। उसे अभय की बात पर यकीन नहीं था और वो पक्का मान रही थी कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके लिए आया होगा। ये लो, तुम्हारा नेम टैग गिर गया था, मैं इसे लौटाने आया। अभय ने नेम टैग उस घमंडी लड़की को थमा दिया। अरे, ये सच में मेरा नेम टैग है। रिया ने थोड़ी हैरानी के साथ अपना नेम टैग लिया। उसे अचानक समझ आया कि शायद ये तब गिर गया था जब वो पहले उस जवान लड़के से टकराई थी। एपिसोड 102। थैंक्स। रिया ने नेम टैग वापस लिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्मिंदगी और अजीबपन दिखा। अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़का उसका नेम टैग देने आया था और उसने गलत समझा कि वो उसे पटाने आया है। अभी जो उसने कहा उसे सोचकर वो बहुत घबरा गई। तुम्हारे हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कौन बन सकता है? अभय सिंह ने हल्की स्माइल दी और रिया से पूछा। उसके सामने वाली औरत फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर थी। उसे डिपार्टमेंट के कामकाज की अच्छी समझ होगी।
उससे पूछकर वो एक रफ आइडिया बना सकता था कि कौन ठीक रहेगा। अभय को फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ रिया के बारे में पता था और कोई नहीं। उसके सामने वाली इस खूबसूरत औरत से उसे अच्छा इंप्रेशन मिला था। खूबसूरती की तारीफ करना इंसानी फितरत है, तो चाहे खूबसूरत लड़की कहीं भी हो, उसका हमेशा स्वागत होता है। मैं ये तय नहीं कर सकती कि डायरेक्टर कौन बनेगा, ये सीईओ का फैसला है। रिया ने सिर हिलाया और कोई राय नहीं दी। बढ़िया, ये औरत अपनी जगह और नियम जानती है। उसे पता था कि हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ शालिनी गुप्ता है और हर फैसला उसी को लेना है। इससे अभय का रिया के प्रति इंप्रेशन और बेहतर हो गया। रिया ने खुद को फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाने की सिफारिश भी नहीं की। इससे अभय की नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई। अगर रिया ने खुद को डायरेक्टर बनाने की सिफारिश की होती तो उसे सोचना पड़ता कि क्या इस औरत की नीयत खराब है, लेकिन अब उसे इसकी चिंता नहीं थी। रिया, पुलिस ने देकवान को अरेस्ट कर लिया, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट बिना डायरेक्टर के नहीं रह सकता। तुम अभी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन सकती हो। अभय ने हल्की स्माइल दी और रिया से कहा, क्या मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने दे रहे हो? रिया के खूबसूरत चेहरे पर हैरानी दिखी। क्या तुम्हारे पास वो अधिकार भी है? रिया की आंखों में शक देखकर अभय ने हल्के से कहा, सीईओ ने मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर की सिफारिश करने का अधिकार दिया है और अब मैं तुम्हें सिफारिश कर रहा हूं, तो अभी के लिए ये पोस्ट ले लो। रिया दीदी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनने की बधाई। हाँ रिया दीदी, आप पहले काम पर नहीं आई थी तो आपको नहीं पता, लेकिन सीईओ ने सबको बताया था कि अभय सिंह सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अगले डायरेक्टर चुनेंगे। रिया दीदी, अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन गई हैं, तो आज रात हमें डिनर खिलाना मत भूलना। आसपास के लोग लगातार उसे बधाई दे रहे थे। आसपास के लोगों से रिया को आखिरकार समझ आया। आज सुबह फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने अभय सिन्हा को फंसाने की कोशिश की थी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। अभय को मुआवजे के तौर पर सीईओ ने उसे अगले फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर की सिफारिश करने का हक दिया था। अब इस लड़के ने उसे सिफारिश की, तो अगर कुछ खास नहीं हुआ तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होगी। हैरानी के अलावा वो थोड़ी खुश भी थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत वक्त से काम कर रही थी। अपने अनुभव और पढ़ाई के आधार पर उसे कब का फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन जाना चाहिए था, लेकिन देकवान वाइस प्रेसिडेंट जियानजुन का रिश्तेदार था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की पोस्ट हमेशा उसकी रही। लेकिन अब देकवान अरेस्ट हो गया था, तो वो आखिरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन गई। ये उसकी एक ख्वाहिश पूरी होने जैसा था, तो रिया बहुत उत्साहित थी। ब्यूटी, अच्छे से काम करना। अभय ने हल्की स्माइल दी और रिया की शुक्रगुजार आंखों में मुड़कर चला गया। चूंकि उसने सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों के डायरेक्टर के उम्मीदवार ढूंढ लिए थे, वो सेल्स डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा और काम शुरू कर दिया। पहले जब अभय सेल्स डिपार्टमेंट में आता था तो उसके सहकर्मी उसे नजरअंदाज करते थे। अब जब वो सेल्स डिपार्टमेंट में आता है तो सब उसे सम्मान देते हैं और कभी कभी उसकी अच्छी किताबों में आने की कोशिश भी करते हैं। सोचो तो, अभय वो शख्स था जिसे सीईओ की तारीफ मिली थी, तो जाहिर है उन्हें उसकी चापलूसी करनी थी। शायद भविष्य में वो उन्हें सैलरी बढ़ाने या प्रमोशन दिलाने में मदद कर सके। इन चापलूस लोगों के प्रति अभय ने ज्यादा गर्मजोशी से जवाब नहीं दिया। वो अपनी डेस्क पर बैठा रूपा सिन्हा के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट निकाला और ध्यान से पढ़ने लगा। हिम शिखर कॉरपोरेशन और रूपा सिन्हा के बीच की पार्टनरशिप एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कई करोड़ रुपए शामिल थे। जाहिर है उसे इसे ध्यान से देखना था और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार जब कोई काम में डूब जाता है तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जल्द ही छुट्टी का वक्त हो गया। अभी अभय बिल्डिंग से बाहर निकला ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और देखा कि ये यंग मास्टर जय जैन का कॉल था। जय, क्या बात है? अभय ने जवाब बटन दबाया और पूछा। भैया अभय, मैंने इन दिनों आपकी दी हुई आयुर्वेदिक दवा खाई और अब एनर्जी से भरा हूं, लेकिन इसे निकालने का कोई रास्ता नहीं है। चलो फुल बॉडी मसाज करवाते हैं। फोन के दूसरी तरफ यंग मास्टर जय साफ तौर पर बहुत उत्साहित और एनर्जी से भरा था। ठीक है, अभय ने सिर हिलाया और यंग मास्टर जय के न्योते को मान लिया। वो इन दिनों काफी बिजी था और उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। जेड फिंगर एम्परर पैलेस में किसी खूबसूरत लड़की से मसाज करवाना उसके शरीर के लिए अच्छा होगा। भैया अभय, मैं जेड फिंगर एम्परर पैलेस के दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगा। यंग मास्टर जय बहुत उत्साहित था। उसने बात खत्म करते ही फोन काट दिया और अपनी मर्सिडीज से मसाज प्लेस की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद अभय जेड फिंगर पहुंचा
और यंग मास्टर जय दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। रात हो चुकी थी और पूर्वांचल शहर में लाइट्स टिमटिमा रही थी। सारे नाइट क्रॉलर बाहर निकल आए थे और जेड फिंगर किंग स्पा हमेशा से ज्यादा चहल पहल वाला था। भैया अभय, आप आ गए। अभय को देखते ही यंग मास्टर जय तुरंत आगे बढ़ा और उत्साह से बोला। यंग मास्टर जय अभय का बहुत सम्मान करता था। उसने न सिर्फ उसकी छोटी समस्या ठीक की, बल्कि उसे फिर से मर्द बनने का मौका दिया। ये उसके लिए बहुत बड़ा एहसान था। जय, तुम्हारा चेहरा लाल है और किडनी में चीख काफी है। लगता है तुम ठीक हो गए हो। अभय ने जांच की और देखा कि यंग मास्टर जय का चेहरा अब ज्यादा गुलाबी था। उसकी किडनी अब ठीक थी और उसमें ढेर सारी एनर्जी थी। ये ठीक होने की निशानी थी। हाँ भैया अभय, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। मेरा अब 10 सेंटीमीटर है। अपने अंग की बात करते हुए यंग मास्टर जय बहुत गर्व महसूस कर रहा था। पहले उसका सिर्फ 1 सेंटीमीटर था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब भैया अभय के इलाज से वो 10 सेंटीमीटर हो गया था। जाहिर है वो खुश होगा। अच्छा चल रहा है, अभी और पोटेंशियल है। अभय ने यंग मास्टर जय के कंधे पर थपकी दी और उसे हौसला दिया। वो पहले जय को अपने अंग की लंबाई बताना चाहता था, लेकिन उसका ईगो हर्ट न हो इसलिए नहीं बताया। अभय और यंग मास्टर जय ने गर्म पानी से नहाया और सोना लिया। फिर वो किंग लॉबी में आए। ये प्राइवेट रूम बहुत शानदार था। ये यंग मास्टर जय का फेवरेट था। लेकिन जब यंग मास्टर जय और अभय किंग लॉबी में आए तो वहां पहले से कोई बैठा था। ये एक जवान लड़का था। उसका चेहरा हैंडसम था, नाक ऊंची, और वो बहुत अच्छा दिख रहा था। इस हैंडसम जवान को देखकर यंग मास्टर जय की भौहें सिकुड़ गई और उसका चेहरा जल्दी ठंडा हो गया। ये जवान और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर जय का छोटा भाई तनु जैन था। भैया, मैंने ये प्राइवेट रूम पहले से बुक कर लिया है। अपने दोस्त को लेकर दूसरा रूम ले लो। तनु जैन ने यंग मास्टर जय को हल्के से देखा और कहा। अभय, जो उसके बगल में था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। एपिसोड 103। छोटे भाई, आज मेरा दोस्त आया है, क्या तुम मुझे किंग लॉबी दे सकते हो? यंग मास्टर जय जैन ने भौहें सिकोड़ते हुए तनु जैन से कहा। ज्यादातर हालात में वो अपने भाई से चीजों के लिए झगड़ता नहीं था, लेकिन आज वो अभय सिन्हा को बड़ी मसाज खिलाना चाहता था और उसे निराश नहीं करना चाहता था। यह पहली बार था जब 20 साल में यंग मास्टर जय अपने छोटे भाई से किसी चीज के लिए लड़ रहा था, वो भी एक प्राइवेट रूम के लिए। भैया, मैं ये प्राइवेट रूम ले रहा हूं, अपने दोस्त को कहीं और ले जाओ। तनु जैन ने यंग मास्टर जय को ठंडी नजर से देखा। उसकी आवाज में नाराजगी थी। तनु जैन सच में अपने इस बड़े भाई को हल्के में लेता था, क्योंकि सब जानते थे कि यंग मास्टर जय को जन्म से नपुंसकता थी। उसे ताने मारे जाते थे और धमकाया जाता था। इससे वो बहुत नाखुश रहता था। इसके अलावा पूरी जैन कॉरपोरेशन उसके कंट्रोल में थी। उसके पिता को भी वो बहुत पसंद था और इस बड़े भाई को वो आंखों में नहीं रखते थे। तनु जैन के दिल में उसके बड़े भाई में कोई खासियत नहीं थी। वो बस एक ऐसा शख्स था जो परिवार पर बोझ बनकर मरेगा। तनु जैन की बात सुनकर यंग मास्टर जय का चेहरा बदल गया और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसे नहीं लगा था कि उसका अपना छोटा भाई उसे जरा भी इज्जत नहीं देगा और सीधे भैया अभय और उसे जाने को कहेगा। अगर उसका छोटा भाई सिर्फ उसे जाने को कहता तो ठीक था, लेकिन वो भैया अभय को भी जाने को कह रहा था। इससे यंग मास्टर जय बहुत परेशान हो गया। यंग मास्टर जय के दिल में भैया अभय वो शख्स था जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता था। इस वक्त वो अपने छोटे भाई से बहुत नाखुश था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके छोटे भाई को उसके पिता बहुत पसंद करते थे और वो पूरी जैन कॉरपोरेशन को कंट्रोल करता था। मिसाल के तौर पर यह जेड फिंगर एम्परर्स पालो असली मालिक तनु जैन था। यंग मास्टर जय के लिए भले ही वो यहां वक्त बिता सकता था, लेकिन उसके पास मैनेज करने का कोई अधिकार नहीं था। जय, कोई बात नहीं, हम रूम बदल सकते हैं। यंग मास्टर जय की मुश्किल स्थिति देखकर अभय सिंह ने मुंह खोला और कहा, यह बस एक प्राइवेट रूम था। वो नहीं चाहता था कि दोनों भाई इसकी वजह से लड़े। उसके लिए बड़ा प्राइवेट रूम अच्छा होगा, लेकिन छोटा रूम भी ठीक था। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भैया अभय, सॉरी। यंग मास्टर जय ने माफी भरे चेहरे से देखा। वो साफ तौर पर अभय को किंग लॉबी में न ले जा पाने से परेशान था। अगर वो जैन कॉरपोरेशन को कंट्रोल कर सकता तो वो अपने भाई को कब का बाहर कर देता, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था। जय, चलो, ये बस एक प्राइवेट रूम है, कोई बड़ी बात नहीं। अभय सिंह इज्जत का भूखा नहीं था।
इसके अलावा ये जैन कॉरपोरेशन का मामला था और वो सिर्फ एक मेहमान था। वो यंग मास्टर जय के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता था। अभय सिन्हा और यंग मास्टर जय ने किंग लॉबी छोड़ दी और प्लम ब्लॉसम लॉबी में चले गए। प्लम ब्लॉसम लॉबी किंग लॉबी से छोटी थी और सजावट भी उतनी शानदार नहीं थी। दोनों साफ तौर पर अलग लेवल के थे। प्राइवेट रूम के अंदर अभय सिन्हा और यंग मास्टर जय आमने सामने बैठे। यंग मास्टर जय के सामने 1 दर्जन से ज्यादा बियर की बोतलें थी और उसने सब पी ली, लेकिन वो फिर भी पीता रहा। जय, कम शराब पियो, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यंग मास्टर जय को लगातार पीते देख अभय ने उसे रोकने की कोशिश की। वो देख सकता था कि यंग मास्टर जय उदास था, बहुत उदास, और वो शराब से अपनी उदासी को कम करने की कोशिश कर रहा था। भैया अभय, आपने भी देखा, मेरी जैन परिवार में कोई इज्जत नहीं है। पूरा फैमिली बिजनेस मेरे छोटे भाई के कंट्रोल में है। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि प्राइवेट रूम भी मैं तय नहीं कर सकता। जैन परिवार में अपने हालात की बात करते हुए यंग मास्टर जय को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका अंग छोटा था और उसे जन्म से नपुंसकता थी। परिवार में उसे बहुत कम आका जाता था। पिता उसे पसंद नहीं करते थे, भाई उसे हल्के में लेता था। अभय सिन्हा पहला शख्स था जो सच में उसका दोस्त बना। पहले वो अभय को बड़ी मसाज खिलाना चाहता था और ये अच्छी बात थी, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसे किंग लॉबी से बाहर कर दिया। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी हुई, तो वो अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए लगातार पी रहा था। जय, अब तुम ठीक हो गए हो। तुम उन बाकी यंग मास्टर्स की तरह बिगड़े हुए नहीं हो। तुम भविष्य में कामयाब होगे। अभय ने हल्की स्माइल दी और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। पूर्वांचल शहर के बाकी 4 यंग मास्टर्स, हर्ष चतुर्वेदी, वीर वशिष्ठ और जुन सिंह, सब दिखावटी थे और सिर्फ अपने लुक्स की परवाह करते थे। सिर्फ यंग मास्टर जय का स्वभाव अच्छा था और इसी वजह से अभय ने उसकी बीमारी का इलाज किया और उसे दोस्त माना। भैया अभय, मेरे साथ पियो। यंग मास्टर जय ने अपना गिलास उठाया और उदास लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। अभय ने सिर हिलाया और अपना गिलास उठाकर यंग मास्टर जय के साथ एक गिलास पी लिया। इस वक्त किंग लॉबी में, मिस किन, सुना है नंबर 30 एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, क्या यह सच है? तनु जैन ने हल्की स्माइल दी और अपने बगल में बैठी खूबसूरत औरत से कहा। वो औरत बहुत सुंदर थी और उसका चेहरा ग्लैमर्स था। उसका नाम यूकिन तांग था और वो यहां की मैनेजर थी। हां, छोटे मास्टर, नंबर 30 का नाम मेघा है। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और बहुत सुंदर है। यूकिन तांग ने प्यारी स्माइल दी और कहा, बहुत अच्छे, तो मेघा को यहां बुलाओ मेरे लिए मसाज करने। तनु जैन ने सिगार का कश लिया, धुआं छोड़ा और कहा, छोटे मास्टर, बड़े मास्टर ने कहा था कि मेघा सिर्फ अभय सिंह की सेवा कर सकती है और किसी की नहीं। यूकिन तांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे अच्छे से याद था, बड़े मास्टर ने पहले कहा था कि मेघा सिर्फ अभय सिंह की सेवा करेगी और किसी की नहीं। मिस्किन, यहां का असली मालिक मैं हूं। मेरे उस बेवकूफ भाई की बात का कोई मतलब नहीं। तुम्हें अभी मेघा को मेरे लिए मसाज करने बुलाना होगा, वरना तुम्हें यहां काम करने की जरूरत नहीं है। तनु जैन ने यूकिन तांग को ठंडी नजर से देखा। उसका चेहरा बहुत नाराज था। तनु जैन की नाराजगी देखकर यूकिन तांग हैरान रह गई। उसे सिर्फ बड़े मास्टर की बात याद थी, लेकिन वो भूल गई थी कि जेड फिंगर एम्पर स्पा का असली मालिक छोटा मास्टर था, बड़ा नहीं। वो अपनी बातों से परेशान थी। अगर उसे पहले पता होता तो वो सीधे मेघा को बुला लेती। बड़े मास्टर का जिक्र क्यों करती? उसे जरूर बोरियत हो रही थी। छोटे मास्टर, मैं अभी मेघा को बुलाती हूं आपके लिए मसाज करने। यूकिन तांग ने स्माइल दी और मेघा को बुलाने बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मेघा यूकिन तांग के साथ प्राइवेट रूम में आई। क्या खूबसूरत लड़की! तनु जैन की आंखें चमक उठीं, उसकी नजरों में गर्मी दिखी। वो जैन परिवार का छोटा मास्टर था। उसने कई औरतों के साथ खेला था, लेकिन उसके सामने वाली लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसका खून उबलने लगा। लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी गोरी त्वचा, चमकती आंखें और ऊंची नाक उसके चेहरे को बहुत नाजुक बनाती थी। उसका चेहरा परफेक्ट था। वो फरिश्ते की तरह शुद्ध थी, जो लोगों को उसे चूमने के लिए ललचा रही थी। उसने गुलाबी छोटी स्कर्ट पहनी थी, जो उसकी छाती और कमर को पूरी तरह ढक रही थी, जो लोगों को गुनाह करने के लिए उकसा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तनु जैन ने स्माइल दी और गर्म लहजे में पूछा। मेरा नाम मेघा है। मेघा के लाल होंठ हल्के से मुड़े। उसने एक कदम पीछे लिया और उसकी आंखों में घबराहट की चमक दिखी। उसके सामने वाला मर्द एक भूखे भेड़िए की तरह था,
जिससे मेघा डर गई। उसे लगा था कि वो अभय सिंह की सेवा करने आई है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो एक अजनबी को देखेगी, और ये उसे डराने लगा। उसे अपने सामने वाले जवान लड़के से खतरे का एहसास हो रहा था। एपिसोड 104। तो तुम मेघा हो, आओ मेरी मसाज करो। मेघा के चेहरे पर घबराहट देखकर तनु जैन की स्माइल और चौड़ी हो गई। उसने कई औरतों के साथ खेला था, तो जाहिर है वो बता सकता था कि उसके सामने वाली ये खूबसूरत लड़की बहुत मासूम थी, और वो वर्जिन भी थी। इससे वो बहुत उत्साहित हो गया। मुझे ये खूबसूरत लड़की चाहिए, उसने मन ही मन चिल्लाया। छोटे छोटे मास्टर, सॉरी, मुझे मसाज करना नहीं आता। मेघा ने अपना खूबसूरत सिर हिलाया और तनु जैन की मसाज करने की मांग ठुकरा दी। उसने पहले ही कसम खाई थी कि वो सिर्फ अभय की मसाज करेगी और अपनी मासूमियत उसके लिए बचाएगी। वो किसी और की मसाज नहीं करेगी। यूकिन तांग ने उसे अभी यहां आने के लिए धोखा दिया था, लेकिन वो फिर से धोखे में नहीं आएगी। भले ही उसके सामने वाला छोटा मास्टर जैन कॉरपोरेशन का मालिक और जेड फिंगर एम्परर स्पा का बॉस था, फिर भी मेघा ने उसकी मांग ठुकरा दी। अगर कोई और औरत होती तो वो छोटे मास्टर के पैसे और ताकत के लिए लालच कर सकती थी, लेकिन मेघा ऐसी नहीं थी। उसे वो आम लोग पसंद थे जो खतरे में उसकी मदद करें, जैसे अभय। मेघा, क्या तुम यहां काम नहीं करना चाहती? मेघा के मसाज करने से मना करने की बात सुनकर तनु जैन का चेहरा ठंडा हो गया। उसकी आंखों में नाराजगी दिखी। वो यहां का बॉस था, यहां की सारी औरतें उसकी कर्मचारी थी। अगर वो किसी औरत के साथ खेलना चाहता था तो बस एक बात कहना काफी था। यहां की कुछ औरतों के साथ छोटे मास्टर पहले ही खेल चुका था। जिन औरतों के साथ उसने खेला वो सब बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें उससे ढेर सारा पैसा मिला था। लेकिन उसके सामने वाली औरत ने छोटे मास्टर को ठुकराने की हिम्मत की। इससे वो बहुत नाखुश था। छोटे मास्टर, मैं यहां काम करना चाहती हूं। जब तुम यहां काम करना चाहती हो तो यहां आओ और मेरी मसाज करो। सॉरी, मैं आपकी मसाज नहीं करूंगी। मेघा ने अपनी मुट्ठियां भींची और एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में दृढ़ता और डर का मिश्रण था। वो इस सामने वाले मर्द की मसाज कभी नहीं करेगी। मेघा, मैं यहां का बॉस हूं। अगर तुम मेरी मसाज नहीं करोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आप मुझे निकाल भी दे, तब भी मैं आपकी मसाज नहीं करूंगी। मेघा ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा। उसने जेड फिंगर एम्परर में काम सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि वो अभय का इंतजार कर सके। अभय ने पिछले बार उसे 1 लाख रुपए दिए थे उसकी मां को बचाने के लिए, तो वो उसे वापस करना चाहती थी। अगर अभय उसकी मासूमियत भी चाहता तो वो मान लेती, लेकिन तब तक वो किसी और मर्द की मसाज नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ अभय की थी। तू छोटी हरामन, तूने मुझे ठुकराने की हिम्मत की। मैं तुझ पर जबरदस्ती करूंगा और तुझे बर्बाद कर दूंगा। तनु जैन ने शैतानी स्माइल दी और मेघा की ओर बुरी नियत से बढ़ा। जब उसने अच्छाई नहीं समझी तो तनु जैन ने जबरदस्ती करने का फैसला किया। उसने पहले भी ऐसा किया था। जब भी उसे कोई खूबसूरत लड़की दिखती वो सीधे उस पर हमला कर देता था। रुक जाओ, अगर तुम और करीब आए तो मैं चिल्लाऊंगी। तनु जैन को अपनी ओर बढ़ते देख मेघा का प्यारा चेहरा बदल गया और उसने जोर से कहा। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। उसके आसपास के लोग सब नादान थे और समाज में कदम भी नहीं रखे थे। उसने कभी तनु जैन जितना बेशर्म इंसान नहीं देखा था जो उसका रेप करना चाहता था। क्या गंदा इंसान! तू चिल्ला सकती है, मैं यहां का बॉस हूं। भले ही तू अपना गला फाड़ दे, कोई फायदा नहीं होगा। तनु जैन गर्व से देखा और मेघा की ओर शैतानी तरीके से बढ़ा। यह छोटी लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे आज इसे हासिल करना था और सबक सिखाना था। पोच! तनु जैन ने मेघा की बाह पकड़ी और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी शुद्ध गोरी त्वचा नजर आने लगी। गोरी त्वचा देखकर तनु जैन का चेहरा गर्म हो गया और उसने मेघा के होठों की ओर किस करने की कोशिश की। इस खतरे के वक्त मेघा ने अपने दाएं हाथ से तनु जैन के चेहरे पर जोर से खरोंच मारी। उसके नाखूनों ने उसके चेहरे पर गहरे खरोंच छोड़े, जिससे खून निकलने लगा। हरामन, तूने मेरे चेहरे पर खरोंच मारी। चेहरे पर तेज दर्द महसूस करके तनु जैन गुस्से से चिल्लाया और मेघा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ से वो उड़ गई। उसका चेहरा सूज गया और उसका शरीर कुछ मीटर पीछे चला गया। भागो, मुझे भागना होगा जब तक तनु जैन अपना चेहरा पकड़े हुए है। उसने दरवाजा खोला और भाग निकली। वो 3 से 4 मीटर भागी और देखा कि आगे 1 दर्जन गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया और पीछे तनु जैन था। आगे रुकावट थी और पीछे कोई उसका पीछा कर रहा था।
मेघा बहुत बड़े खतरे में थी। इस हरामन को मेरे लिए पकड़ो, मैं इसे अच्छे से बर्बाद करूंगा। तनु जैन का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने सामने खड़े दर्जन गार्ड से कहा। इस हरामन ने उसके चेहरे पर खरोंच मारी थी। वो बहुत गुस्से में था, तो वो जल्द ही उसे सबक सिखाएगा। हाँ सर। दर्जन गार्ड्स ने सिर हिलाया और शैतानी चेहरा दिखाया और सब मेघा की ओर बढ़े। उनके शैतानी चेहरे नर्क के शैतानों जैसे थे, जो देखने से ही डराते थे। क्या करूं? अब क्या करूं? क्या मैं आज सच में अपनी मासूमियत यहां खो दूंगी? मेघा का मासूम चेहरा डर से भर गया। वो एक छोटी भेड़ की तरह थी, जिसे भूखे भेड़ियों ने घेर लिया था। उसे बहुत पछतावा और दुख हो रहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वो 1 लाख रुपए लेने के बाद जेड फिंगर एम्परर स्पा में काम करने कभी नहीं आती। वो यहां काम करने सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो अभय से मिल सके और उसे थैंक्स कह सके। उसे नहीं लगा था कि वो तनु जैन जैसे हरामी से मिलेगी। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गई जब उसे बाई और एक और प्राइवेट रूम दिखा। ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है। इस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलो, शायद अंदर के लोग उसे बचा सकें। मेघा का शरीर आगे बढ़ा और उसने पूरी ताकत से बाई ओर के प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। क्योंकि उसने बहुत जोर लगाया था, दरवाजा खुलते ही उसका शरीर आगे बढ़ता रहा और वो एक मर्द की बाहों में जा गिरी। मेघा का प्यारा चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं लगा था कि वो ज्यादा जोर लगाएगी और किसी और मर्द की बाहों में गिर जाएगी। ये बहुत शर्मनाक था, लेकिन उसे इस मर्द की खुशबू से कुछ पहचान सी लगी, जैसे उसने इसे पहले कहीं सूंघा हो। मेघा ने अपनी आकर्षक आंखों से ऊपर देखा और रुक गई। उसके सामने वाला मर्द वो था जिसके बारे में वो दिन रात सोचती थी। भैया अभय, ये आप है? मेघा ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें उत्साह से भर गई। यहां काम करने की उसकी सबसे बड़ी चाहत अभय से मिलना था, और अब वो आखिरकार उससे मिली। जाहिर है वो खुश होगी। ये तुम हो? अभय हैरान था। उसे भी नहीं लगा था कि उसकी बाहों में भागकर आने वाली मेघा होगी। बेशक वो मेघा को जानता था। वो एक अच्छी लड़की थी। वो सिर्फ अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए मसाज देने आई थी। उसे लगा था कि मेघा 1 लाख रुपए लेकर चली जाएगी और फिर कभी यहां नहीं आएगी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो यहां फिर मिलेंगे। अभय को नहीं पता था कि मेघा यहां काम करने सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो उससे फिर मिल सके। लेकिन फिर उसने देखा कि मेघा का चेहरा लाल और सूजा हुआ था। उसकी बाहों के कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत खराब हालत में थी। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। मेघा को सच में पीटा गया था। एपिसोड 105। मेघा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसने तुम्हें मारा? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए चिंता से पूछा। वो साफ देख सकता था कि मेघा के चेहरे पर हाथ का निशान था। जाहिर था कि उसे किसी ने मारा था। अभय को मेघा की बहुत फिक्र थी। वो एक अच्छी लड़की थी। पहले उसका चेहरा मासूम और खूबसूरत था, लेकिन अब वो सूजा हुआ था, जिससे उसकी सुंदरता खराब हो गई थी। इतनी प्यारी लड़की को कोई कैसे मार सकता था? उसका दिल बस उस निशान को देखकर दुखी हो गया। जिसने मेघा को मारा वो मरने लायक है। बेहतर होगा कि मुझे न पता चले कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अभय ने मन में सख्ती से सोचा। सिस्की, भैया अभय, छोटे मास्टर ने मुझे उसकी मसाज करने को कहा। मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा। वो मुझ पर जबरदस्ती भी करना चाहता था। मेघा अभय की बाहों में भागी और जोर से रोने लगी। उसे अभी अभी तनु जैन ने लगभग रेप करने की कोशिश की थी। वो बहुत डरी हुई थी और अभय को देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो समाज के काले पहलू को ज्यादा नहीं जानती थी। उसके दिल में वो सिर्फ अभय पर भरोसा कर सकती थी। पहले उसने खबरों में देखा था कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होटल में इंटर्नशिप के लिए गई थी। आखिर में उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहा गया था कि एक गुंडे ने उसका रेप करना चाहा था और वो लड़की मरना पसंद कर गई, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया और बिल्डिंग से कूद गई। पहले मेघा को लगता था कि खबरों की घटनाएं उससे बहुत दूर है। उसे नहीं लगा था कि एक दिन ऐसा उसके साथ भी होगा। उसे भी एक नीच मास्टर ने परेशान किया। वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी। मेघा, डर मत, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मेघा की आंखों में आंसू देखकर अभय का दिल टूट गया। उसे पता था कि समाज जटिल है और लोगों के दिल नीच हो सकते हैं, लेकिन उसने तनु जैन की बेशर्मी को कम आंका था। वो मेघा का रेप करना चाहता था। क्या नीच इंसान! इस पल अभय ने तनु जैन को खलनायक की श्रेणी में डाल दिया था।
खूबसूरत लड़की, मेरे चुनने से तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। अब तुम कहाँ छिपोगी? तनु जैन ने ठंडी स्माइल दी और एक दर्जन सिक्योरिटी गार्ड के साथ बूथ में घुस आया। उसका चेहरा शैतानी से भरा था। तनु जैन को देखते ही मेघा का चेहरा पीला पड़ गया और वो अभय की छाती की ओर सट गई। वो साफ तौर पर डरी हुई थी। उसकी नजरों में छोटा मास्टर इंसान की खाल में शैतान था। दोस्त, कृपया उस खूबसूरत लड़की को मेरे पास लाओ। तनु जैन ने हल्की स्माइल दी और अभय से घमंडी लहजे में कहा। उसने अभय को यंग मास्टर जय के साथ बूथ में देखा था और जानता था कि अभय उसके बड़े भाई का दोस्त है। लेकिन तनु जैन की नजरों में उसका बड़ा भाई हारा हुआ था। उसका दोस्त भी हारा हुआ ही होगा। हारे हुए लोगों को सम्मान देने की क्या जरूरत थी? मैं उसे तुम्हारे पास क्यों लाऊं? क्या तुम पागल हो? अभय की आंखें ठंडी और दुश्मनी भरी थी। उसे पता था कि मेघा को तनु जैन ने मारा था। भले ही तनु जैन यंग मास्टर जय का भाई था, फिर भी उसने उसे गाली दी। वो बहुत गुस्से में था। वो इस सुंदरता के लिए गुस्सा था। उसे मेघा के लिए इंसाफ चाहिए था। भाई, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तनु जैन का चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने सुना कि अभय ने उसे गाली दी। तनु जैन परिवार का छोटा मास्टर था। वो जैन परिवार का असली वारिस था, तो उसकी सामाजिक हैसियत बहुत ऊंची थी। जब कोई उसे देखता था तो आमतौर पर चापलूसी करता था और सिगरेट जलाता था। लेकिन अब इस छोटे से लड़के ने उसे गाली देने की हिम्मत की। वो बहुत नाखुश था। क्या तुम नीच हो? अभय ने हल्की स्माइल दी और गाली दी। उसके दिल में सामने वाला लड़का नीच था। उसने न सिर्फ मेघा को मारा, बल्कि उसका रेप भी करना चाहता था। समाज के नीच लोगों से निपटने के लिए अभय के पास दो तरीके थे। पहला उन्हें गाली देना और दूसरा उन्हें पीटना। वो इन लोगों को अच्छी जिंदगी नहीं जीने देगा। भाई, तुमने मुझे गाली दी, मैं आज तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तनु जैन का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने गुस्से से कहा जब उसने सुना कि अभय ने उसे नीच कहा। वो जैन परिवार का छोटा मास्टर था और सम्मानित शख्स था। अब उसे गाली मिली थी तो उसे अपनी इज्जत फिर से बनानी थी और इस लड़के को सबक सिखाना था। छोटे भाई, भैया अभय मेरा दोस्त है, आज की बात को क्यों न छोड़ दो? यंग मास्टर जय खड़ा हुआ और सुझाव दिया जब उसने देखा कि तनु जैन भैया अभय से लड़ने वाला है। उसे माफ करना बहुत आसान है। उसे मेघा को मेरे हाथों में लाना होगा और घुटनों पर गिड़गिड़ाना होगा, वरना मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तनु जैन ने यंग मास्टर जय को हल्के से देखा और कहा। तनु जैन की बात सुनकर यंग मास्टर जय का चेहरा नाखुश हो गया। यंग मास्टर जय को लगा कि उसका भाई बहुत ज्यादा हो गया। उसने अपने भाई को बता दिया था कि भैया अभय उसका दोस्त है, लेकिन फिर भी वो अभय को घुटने टेकने को कह रहा था। ये उसकी इज्जत का अपमान था। इसके अलावा यंग मास्टर जय ने जेड फिंगर एम्परर स्पा के लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेघा सिर्फ अभय की सेवा करेगी, लेकिन अब उसका छोटा भाई उसे मसाज देने को कह रहा था। ये उसकी इज्जत का एक और अपमान था। यंग मास्टर जय गुस्से में था। उसे लगा कि आज उसके भाई के अपमानों से उसकी सारी इज्जत चली गई। छोटे भाई, क्या तुम भैया अभय और मेघा को छोड़ सकते हो? यंग मास्टर जय ने तनु जैन से सच्चे दिल से पूछा। मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं? तुम हो कौन? दूर हटो। मैं आज इस लड़की को बर्बाद करूंगा। मैं अभय की टांगे भी तोड़ दूंगा। तनु जैन ने तिरस्कार से कहा और यंग मास्टर जय को ठंडी नजर से देखा। उसके दिल में उसका बड़ा भाई हारा हुआ था, जिसे वो जब चाहे अपमानित कर सकता था। छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तनु जैन की बात सुनकर यंग मास्टर जय गुस्से में आ गया कि उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं है। वो गुस्से में था कि उसका छोटा भाई सबके सामने उसे अपमानित कर रहा था। ये बहुत शर्मनाक था। नपुंसकता वाला हारा हुआ। तुम्हारा क्या इस्तेमाल? हट जाओ। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हट जाओ। मैं अभय को सबक सिखाना चाहता हूं। भैया अभय मेरा दोस्त है, आज कोई मेरे दोस्त को छू नहीं सकता। यंग मास्टर जय ने दृढ़ता से कहा और तनु जैन के सामने खड़ा हो गया। उसके दिल में भैया अभय वो शख्स था जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता था। भैया अभय ने न सिर्फ उसकी बीमारी ठीक की, बल्कि उसे सम्मान भी दिया। भले ही सामने वाला उसका छोटा भाई था, वो लगातार उसे अपमानित कर रहा था और कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था। यंग मास्टर जय ने कसम खाई कि वो आज हर हाल में तनु जैन की हरकतों को रोकेगा। तनु जैन का पैर अचानक यंग मास्टर जय के पेट पर मारा। यंग मास्टर जय कुछ गज दूर उछलकर जमीन पर भारी गिर पड़ा।
यंग मास्टर जय ने मुंह से ताजा खून उगला। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो दुखी था। उसे यकीन नहीं था कि उसके छोटे भाई ने उसे मारा। छोटे भाई, तुमने मुझे मारा? यंग मास्टर जय का चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी।